वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक में हमने एलिफैटिक कंपाउंड्स में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, जो कि मेन प्रॉपर्टी किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ओके, तो आज हम लोग वही मेन प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि एरोमेटिक कंपाउंड का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, इसका प्रॉफिट उनको भी मिल सके। चलिए देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ेंगे हम इसका या जो टॉपिक है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एरिनियम आयन मैकेनिज्म व्हाट इज़ इट, एंड देन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। ओके, तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो कि आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स द ग्रुप द सबस्ट्रेट द reagent which is the electron deficient। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, एरोमेटिक सिस्टम का एक फीचर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्यों एरोमेटिक का ही क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इसके जो प्लेन ऑफ सबस्ट्रेट है, प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर है, प्लेन ऑफ रिंग है, उसके अबव एंड बिलो बोथ साइड हैविंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट्स व्हाई इट इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन। सो दिस रिएक्शन इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन से मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। ओके, चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। There is a pi electron cloud above and below the aromatic ring. These pi electrons are loosely held as compared to the sigma electron and are available to the electrophile. Thus, the electrophilic substitution are the characteristic reaction of the aromatic compounds. ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, the electron cloud above and below the plane of an aromatic ring shields the ring carbon from the attack of a nucleophile। यह हमने न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम में जब देखा था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसका, रिंग का, और उसके अबव एंड बिलो जो क्लाउड है वो इतना रिच है कि वहाँ पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने चाहेगा तो उस न्यूक्लियोफाइल को रोक देगा। ठीक है, क्या करेगा, रोकेगा, शील्ड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो हमारा एरोमेटिक रिंग है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो एक दूसरे में रिपल्सन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो वो एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक को शील्ड करता है, कौन, एरोमेटिक रिंग, उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, आई बात समझ में। आइए देखते हैं हम एरिनियम आयन मैकेनिज्म, व्हाट इज इट, क्या होता है ये। ठीक है, इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टेप टू गिव द कार्बोकैटायन। अब उस कार्बोकैटायन को हम एक प्रॉपर नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, नोन एज द एरिनियम आयन, Wieland intermediate, sigma complex, benzenoनियम ion and cyclohexadienal cation in the case of benzenoid system। ठीक है, ये सारे नाम हमको एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ इट, कि Wieland इंटरमीडिएट क्या होता है। सीधे सीधे दे दिया Wieland इंटरमीडिएट, नीचे 4 स्ट्रक्चर दे दिया। अब आप सेलेक्ट करिए इसमें से विच ऑप्शन हैविंग द Wieland इंटरमीडिएट, और इनमें से सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा है या इसमें से एरिनियम आयन कौन सा है। तो मेनली जो पूछा जाता है यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, Wieland और बेंजीनोनियम। ठीक है, एरिनियम जब पता होता है कि हम जब एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एरिनियम आयन होता है, तो जनरली ये लोगों को पता होता है। लेकिन यहाँ पे जो नाम Wieland साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया, Wieland इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड बेंजीनोनियम आयन, साइक्लोहेक्साडाइनल कैटायन, तो उसके नाम से हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको नोट करते चलिए। कार्बोकैटायन एंड द लिविंग ग्रुप दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफ्यूज डिपार्ट्स इन द सेकेंड स्टेप। ठीक है,
पहला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, अटैक होता है किसका, जो हमारा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का उस सिस्टम पे अटैक होता है जो कि बनाता है एक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को वहाँ आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल अटैक जनरेट होता है और उस कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन, विलेन इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बेंजीनोनियम आयन एंड साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन इन द केस ऑफ बेंजीनोइड सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कार्बोकैटायन का नाम होता है। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है तो वहाँ पे उस सिस्टम को फिर से एरोमेटिसिटी रिस्टोर की जाती है, तो उसको काउंट किया जाता है हमारे सेकेंड स्टेप में। आई बात समझ में। द फर्स्ट स्टेप इज द रेडिटरमाइनिंग स्टेप एंड द रिएक्शन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट स्टेप रेडिटरमाइनिंग स्टेप, इट मीन्स दैट फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट रिएक्शन स्टेप। ठीक है, स्लो रिएक्शन होगी वहाँ पे, इसीलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जबकि वहाँ पे दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा सबस्ट्रेट होता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, दोनों के कंसंट्रेशन पे, उसके नेचर पे डिपेंड करती है रिएक्शन। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आई बात समझ में। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एरिनियम आयन मैकेनिज्म देख लिया जाए क्या होता है। ये हमारा सबस्ट्रेट है सिंपली बेंजीन। ठीक है, क्या है हमारा, बेंजीन। और Y प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। दिस Y प्लस व्हेन बॉन्ड इज गोइंग टू हियर, सो एरो का मूवमेंट जरूर देखेगा, ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री बॉन्ड नहीं है, तो ये अटैक नहीं करेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि सबस्ट्रेट का नहीं होता, किसका होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बॉन्ड का मूवमेंट होता है इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। जब ये पास में आता है तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बनता है, एक sp3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जबकि बेंजीन में क्या होता है, सभी प्लेनर होते हैं और सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक, यहाँ पे sp3 हो गया, तो यहाँ पे पहला केस क्या हुआ, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। ठीक है, प्लिनैरिटी लॉस हो गई, तो इसका जो एनर्जी होता है, ओवरऑल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 हो गया और इसी स्टेप में हमारा क्या हो गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है। After attack of the electrophile, there is a generation of carbocation which is known as the एरिनियम आयन, विलेन इंटरमीडिएट, many known। ठीक है, तो आइए, जब ये बन गया, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इस पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब ये बॉन्ड घूम किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। ये होने के बाद हमारा ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर स्टेप 1। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज एरिनियम आयन इंटरमीडिएट, इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन इंटरमीडिएट बोल ले, या विलेन इंटरमीडिएट बोल ले, या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल ले, या साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन बोल ले। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसका नाम होता है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप और डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, जनरली ये हाइड्रोजन। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको डिक्रीज़ करना है, ये स्ट्रक्चर ले लें, चाहे ये स्ट्रक्चर इसमें लेते हैं तो ये बॉन्ड मूव करके यहाँ जाएगा, इसमें लेते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगी। ठीक, तो हमारा ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू द बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पे हमारा एक सबस्ट्रेट बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल एरिनियम आयन मैकेनिज्म होती है। ठीक, आई बात समझ में। आइए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मे बी अ पॉजिटिव आयन और अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है या डाइपोल, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बट वहाँ पे अटैक किसका होगा, केवल पॉजिटिव चार्ज पे ही अटैक होगा। ठीक, द एरिनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट ड्यू टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी इट्स रेजोनेंस एनर्जी इज मच लेसर देन दैट ऑफ द पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम। रिएक्शन का एनर्जी तो बढ़ जाता है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी की बात की जाती है, जिसका रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब एरोमेटिसिटी लॉस होती है, उस एरोमेटिसिटी लॉस होने की वजह से रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल जो सबस्ट्रेट का उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है वो लो हो जाती है। ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी लो होगी, एनर्जी बढ़ जाता है, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक, आइए, एरिनियम आयन लूजेज अ प्रोटॉन एंड रिवर्ट टू द मोर स्टेबल एरोमेटिक स्टेट। अ बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब वहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करना है उसको, तो उस हाइड्रोजन जो कि एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है, वो डिपार्ट होगा, एरोमेटिसिटी गेन किया था, और उस जो डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन हेल्प करता है, जो उस रिएक्शन में बेस प्रेजेंट होता है
वो हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में हेल्प करता है। ठीक, आई बात समझ में? आइए अगला पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पे, समटाइम्स इट दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द SE2 मैकेनिज्म, इट इज़ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, SE2 मैकेनिज्म बोल देते हैं कि दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे क्या नाम देंगे, SE2। S मीन्स सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, आई बात समझ में? आइए अब देखते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल में क्या होता है, ये हमारा जो लेवल है, ये किसका लेवल है, सबस्ट्रेट की एनर्जी का, विदाउट एनी सब्सटीट्यूशन, विदाउट एनी रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक, एट सच सबस्ट्रेट का जो हमारा एनर्जी होता है वो इस लेवल पे एनर्जी है। ठीक, अब इसका कंपेयर करेंगे, पहला ट्रांजिशन स्टेट व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हेल्ड क्लोजर टू दैट बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही बॉन्ड बन जाता है तो हमारा एरिनियम आयन बनता है, एरिनियम आयन की एनर्जी लेवल ये हो जाती है, तो सबस्ट्रेट और एरिनियम आयन के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ये होती है। ठीक, अब हमारा स्टार्ट होता है इस स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, या डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अब डैश बॉन्ड यहाँ पे किसका आएगा, हाइड्रोजन का, बट इट इज़ इवन क्लोजर दैन क्लोजर होता है, अब भी ये क्लोजर में है, तो यहाँ पे एनर्जी कुछ बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन निकलता है तो हमारा सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है। अब हम एनर्जी का कंपेयर करते हैं तो ये हमारी एनर्जी है सबस्ट्रेट की और ये हमारी एनर्जी है प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो जिस भी सब्सटेंस की एनर्जी सबसे कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हर एक स्टेप पे कब इलेक्ट्रोफाइल उस सबस्ट्रेट के साथ हेल्ड हो रहा है, कब वो कंप्लीट बाइंड हो गया, कब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया, डिपार्चर ग्रुप ऑफ लिविंग ग्रुप हो गया, तो उसकी हर एक स्टेप के साथ जो एनर्जी वेरिएशन है वो हमने इस प्रोफाइल डायग्राम में देख लिया। ठीक, आई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ इट, क्या होता है? पॉजिटिव आयंस कैन फॉर्म द एडिशन कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज द पाई कॉम्प्लेक्स विथ पाई सिस्टम। ठीक, पहला स्टेप में ये होता है कि जब एडिशन होता है किसी इलेक्ट्रोफाइल का तो वहाँ पे होता है पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अ पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म फर्स्ट एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू द एरिनियम आयन विच इज़ नोन एज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पहला स्टेप में जब एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब हमारा कन्वर्जन होता है किसमें, सिग्मा एरिनियम आयन में, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, आइए द पाई कॉम्प्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व द एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बस हेल्ड होता है, इसलिए होता है प्रोसेस ऑफ अटैक होता है वहाँ पे, वो हेल्ड होता है इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के पास में, तो उसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक, वहाँ पे एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, बट द इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, आई बात समझ में? On the other hand, in the sigma complex, there is an actual chemical bonding between the electrophile and a carbon atom of the aromatic ring. ठीक है, रिएक्शन समझते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट होगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये पास में हेल्ड होगा, नियर क्लोजर टू द रिंग है, तो ये हमारा पाई कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही इस रिंग के कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्डिंग, एक्चुअल बॉन्डिंग होगी, वो सिस्टम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, then after there will be the removal of hydrogen, then it will electrophile completely attached to that aromatic system in place of that hydrogen. okay, आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सम टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम बेसिकली देखते हैं नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हैलोजिनेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन और भी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तीन चीज़ें, क्या क्या, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। ठीक है, आइए तो पहला हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या, हमारे यहाँ पे नाइट्रेशन को लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रिएजेंट फॉर द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड एसिड एंड बोथ आर द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये नोट करने वाली बात है, दोनों ही जो एसिड होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तो एसिड है, तो यहाँ पे एक हमारा बेस की तरह काम करेगा, दूसरा हमारा एसिड की तरह काम करेगा। ठीक,
वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रोनियम आयन इज फॉर्म बाय दिस मिक्स्ड एसिड एज फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे जब दोनों मिक्सचर को हमने मिलाया, दोनों एसिड को मिलाया, तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रेटिंग एजेंट है, जो एक्टिव जो नाइट्रेटिंग एजेंट है नाइट्रोनियम आयन, वो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा बनता है, वहीं से जनरेट होता है नाइट्रोनियम आयन। किस रिएक्शन के द्वारा होती है, आइए रिएक्शन देख लेते हैं। तो H2SO4 when react with the HNO3 it will produce the HSO4 as base conjugate base H2O plus and NO2। मतलब कि एसिड है हमारा H2SO4 और NO2 के HNO3 क्या कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो H2SO4 क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा और वो HNO3 का जो OH ग्रुप है उसको प्रोटोनेट करेगा। क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। अब दैट प्रोटोनेटेड HNO3 रिलीज द H2O मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस द नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे H2O बाहर निकाल कर नाइट्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, विच इज़ द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रोनियम आयन। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द H2O एंड H2SO4 के बीच में फिर रिएक्शन होती है, H3O प्लस और HSO4 माइनस हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, तो इस स्टेप में हमारा क्या हुआ, इन सेकेंड स्टेप नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। ठीक, किससे जनरेट होता है, प्रोटोनेटेड नाइट्रो HNO3 प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड के एसिड से हमारा नाइट्रोनियम आयन जो होता है जनरेट होता है। ठीक, इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। 2 H2SO4 मॉलिक्यूल लगते हैं और एक HNO3 नाइट्रोनियम आयन बनता है, H3O प्लस और 2 HSO4 माइनस बन जाता है। ठीक है, आइए रिएक्शन हमने देख ली। अब दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन इन विच नाइट्रिक एसिड इज द बेस and then attack of the natrium ion electrophile on the aromatic ring takes place to give the arenaceous ion intermediate which is stabilized by resonance। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा कैसा काम कर रहा है, बेस की तरह, और एसिड कौन काम कर रहा है हमारा यहाँ पे H2SO4। H2SO4 की एसिडिटी नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे H2SO4 एज एन एसिड काम करेगा और HNO3 एज अ बेस वर्क करेगा। ठीक है, अब ये जो इनके बीच के रिएक्शन से नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, ये अटैक करता है उस एरोमेटिक सिस्टम पे और वहाँ पे क्या बनाता है, एरेनियम आयन बनाता है, जो कि स्टेबलाइज किया जाता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। ठीक, आई बात समझ में। आइए अब मैकेनिज्म देखते हैं नाइट्रोजन का क्या होता है। पहले स्टेप में बेंजीन रिंग का जब अटैक, बेंजीन रिंग लेते हैं और नाइट्रोनियम आयन, अब अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, बताइए। तो यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक होता है इसके ऊपर, तो ये बॉन्ड अटैक करेगा इस नाइट्रोनियम आयन के ऊपर। ठीक, चलिए, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोनियम आयन के पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, या कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, ना कोई फ्री बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि वो मूवमेंट करा सके, केवल वैकेंट ऑर्बिटल है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का होगा बेंजीन रिंग से। ठीक, और ये स्लो स्टेप है, दैट मीन्स इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2 रिएजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। आई बात समझ में। ऑर्डर कैसा होगा, 2। ठीक, चलिए, अब इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, स्लो रिएक्शन है, नाइट्रोन ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरेशन किसका हुआ, कार्बोकैटायन का, जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेंट इंटरमीडिएट, मेनी मोर नेम्स। ओके, चलिए, अब ये किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है और ये हमारा बन गया विलेंट इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब स्टेप 2 जो होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब डिपार्चर किसका होगा, लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, सिंपली क्या है, हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड का मूवमेंट होगा यहाँ पे और H प्लस आयन हमारा रिएक्शन से बाहर जाएगा, जो कि इस HSO4 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारा फिर से ये क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा और नाइट्रो ग्रुप एज सच हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑन दैट एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अदर नाइट्रेटिंग एजेंट क्या क्या हैं। जनरली हमने मिक्सचर ऑफ एसिड तो यूज़ कर लिया, इसके अलावा भी क्या कोई है जो कि नाइट्रोनियम आयन को ऐड कर सकता है, नाइट्रेशन करा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्या क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड और फ्यूमिंग HNO3 अलोन, इसका क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड तो समझ में आता है, बट फ्यूमिंग, व्हाट इज़ फ्यूमिंग,
फ्यूमिंग मतलब उसका कंसंट्रेशन जो 100% होता है वो 100% ना हो के 105%, 110% लाइक दैट, मतलब वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की अधिकतम संख्या हो। ठीक है, चलिए वो होगा तब हो जाएगा, तो वहाँ पे किसी एसिड को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल अलोन फ्यूमिक एसिड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अलोन अकेले काम कर लेगा। ठीक, असाइल नाइट्रेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, HNO3 in organic compounds, organic solvents such as acetic acid, nitromethane, like that. Then next is the nitronium salt, NO2 plus BF4 minus, NO2 plus ClO4 minus. So यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन एज अ एक्टिव जो हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है वहाँ पे अवेलेबल होता है। ये दोनों समझ में आता है। सॉल्ट है, टूट जाएगा तो नाइट्रोनियम आयन फ्री हो गया, दैट विल अटैक ऑन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब बात करते हैं N2O5 और ETONO2 में, तो ये कैसे करेगा, ये भी किसमें होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, एंड नाइट्रोजेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ठीक, अब देखते हैं इन द केस ऑफ concentrated or fuming HNO3 alone, the NO2 plus nitronium ion is formed as follows। कैसे बनता है, 2HNO3 के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल बेस काम करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एसिड की तरह। पहले जो एसिड मिक्सचर लिए थे उसमें क्या था, H2SO4 एसिड था और HNO3 हमारा बेस था। अब हमारा सिर्फ HNO3 है तो इसमें क्या होगा, एक HNO3 हमारा एसिड होगा, दूसरा HNO3 क्या होगा, हमारा बेस होगा। आई बात समझ में, आपस में रिएक्शन होता है, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन जनरेट होता है, उसके बाद हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से दो आयन जनरेट होते हैं, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक, चलिए रिएक्शन देखते हैं आगे। ठीक, हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 इज एन एसिड एंड अनदर इज बेस। ठीक, बता दिया। इन द केस ऑफ N2O5 इन CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन के पास, ठीक है, देयर इज स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन टू गिव द नाइट्रोनियम आयन। इसमें कैसे होता है, N2O5 टूट जाता है किसमें, NO2 प्लस और NO3 माइनस, दोनों को जोड़ने पे सॉल्ट की तरह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं N2O5। ठीक, सिंपल स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ सल्फर ग्रुप जो होता है जोड़ना होता है यहाँ पे। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का। आइए देखते हैं, सल्फोनेशन इज यूजुअली डन विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज नोन एज द ओलियम। ठीक है, फ्यूमिंग क्या होता है, यहाँ पे भी SO4 की मात्रा ज़्यादा होगी, 100% ना होगी, 105%, 110% लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन से दैट इट इज़ ओलियम। ठीक, और द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दिस केस द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3, विच इज़ प्रेजेंट एज सच इन द ओलियम एंड मे बी फाउंड एज फॉलोज। ओलियम में एज सच SO3 की मात्रा बड़ी होती है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे बोलते हैं फ्यूमिंग, क्योंकि एक्सेस में पड़ा होता है। ठीक है, तो H2SO4 when react itself it will produce the SO3, H3O plus and HSO4 minus। ठीक है, the electrophile SO3 attacks the aromatic ring to give the resonance stabilize एरिनियम आयन। जब यहाँ पे SO3 का अटैक होता है तो वहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज एरिनियम आयन जनरेट होता है, जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। आइए उसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा सबस्ट्रेट। पहली बात स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दो रिएजेंट इन्वॉल्व है, बायोमोलिकुलर ऑर्डर विल बी 2। ठीक, आइए अब ये बॉन्ड इस SO3 के ऊपर अटैक किया, SO3 माइनस हो गया और H हमारा एज अ लिविंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी। अब एरिनियम आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और उसके बाद हमको क्या मिलता है, इस हाइब्रिड एरिनियम आयन मिलता है। ठीक, इन द सेकेंड स्टेप फाइनली द प्रोटॉन इज रिमूव फ्रॉम द एरिनियम आयन बाय द बेस टू गिव द सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। बेस जो हमारा HSO4 माइनस है, कॉन्जुगेट बेस इन दैट सिस्टम हैज़ बीन जनरेटेड बाय द एक्सेप्ट रिएक्शन ऑफ H2SO4। सो दिस HSO4 कॉन्जुगेट बेस हेल्प्स इन द प्रोटॉन रिमूवल। ठीक है, H प्लस आयन यहाँ से रिमूव होगा और ये कार्बोकटान हमारा न्यूट्रलाइज होगा, एरोमेटिसिटी फिर से गेन होगी। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3 माइनस हमने उसको
इंसर्ट कर दिया, वहाँ पे बैठा दिया और हमारा एसिड बन गया। कॉन्जुगेट बेस से क्या बन गया एसिड H2SO4। ठीक, अब इसको भी न्यूट्रलाइज करना है क्योंकि ये हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। अब H3O प्लस जो हमारा रिएक्शन में वहाँ बना हुआ है, अब ये H3O प्लस में से H प्लस आयन जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया SO3H प्लस H2O। तो हमारा सोल प्रोडक्ट क्या होता है SO3H ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट सल्फोनेशन इज़ रिवर्सिबल स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। सल्फोनेशन का हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। ठीक है, देखा आपने, और वो हाई टेम्परेचर पे तो कंप्लीट रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज़ हीटेड विद एन एक्वस एसिड like it presence of H plus ion aqueous acid under the pressure and high temperature 150 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन इज जनरेटेड। वहाँ पे क्या होता है बेंजीन जनरेट हो जाएगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा, सल्फोनिक एसिड से क्या हो जाएगा H2SO4 बाहर निकल जाएगा और केवल सिस्टम में क्या बचेगा बेंजीन हमको जनरेट होके मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आइए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब बेंजीन बनता है डीसल्फोनेशन कैसे होता है, वो तो सल्फोनेशन का देख लिया। अब देखते हैं डीसल्फोनेशन कैसे होता है। द मैकेनिज्म फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। जैसे हम सल्फोनेशन कराते हैं डीसल्फोनेशन का जस्ट उसका रिवर्स होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना हुआ है। ठीक, अब वाटर का अटैक होगा इस सल्फर ग्रुप के ऊपर, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है ये हमारा क्या हुआ अंदर चला जाएगा। ठीक है, H प्लस आयन पहले ऐड होगा वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले एक्वस एसिड है तो H प्लस आयन का एडिशन होता है तो हमारा विलेंट इंटरमीडिएट बन गया। विलेंट इंटरमीडिएट बनने के बाद वाटर हमारा अटैक करेगा इस सल्फर के ऊपर और ये बॉन्ड हमारा इंटर करेगा किसमें रिंग के अंदर। जैसे ये रिंग के अंदर इंटर करेगा तो बेंजीन रिंग बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है यहाँ पे हमारा जो हाइड्रेटेड सल्फोनिक एसिड था अब वहाँ से क्या हुआ ये भी रिवर्सिबल स्ट्रक्चर है, H2O बाहर निकल जाता है और बनता क्या है H2SO4 बन गया H2SO4। ठीक है, और H3O प्लस, आई बात समझ में। फिर से हाइड्रेशन होता है उसका। तो ये हमारा मैकेनिज्म किसका है डीसल्फोनेशन का, सल्फोनिक ग्रुप को बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अलग करने का, आई बात समझ में। आइए आप देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी क्लोरिनेटेड और ब्रोमिनेटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑफन कॉल्ड एज एन हैलोजन कैरियर। फॉर एग्जांपल FeCl3 FeBr3 AlCl3 AlBr3। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजिनेशन तो हम करा सकते हैं क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे FeCl3 FeBr3 AlCl3 AlBr3 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज आइदर द हैलोजन लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स और द पॉजिटिव हैलोजन। एसिड कैसे बनेगा जो हमारा हैलोजन लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स से कैसे बनता है चलिए बताते हैं। FeCl3 ले लेते हैं और हमारा यहाँ पे Cl ग्रुप जो बॉन्डेड है जुड़ा हुआ होता है तो एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाता है तो हमारा सिस्टम क्या बनता है Cl प्लस एंड FeCl3 FeCl4 माइनस। ठीक, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव हैलोजन आयन और नेगेटिव लुईस एसिड, तो ये हमको बोलते हैं हैलोजन लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या तो ये अटैक करेगा या फिर केवल C प्लस ये अटैक करेगा। ठीक, तो यहाँ पे Cl ले लिया FeCl3 का जब करते हैं तो यहाँ पे Cl प्लस FeCl3 माइनस, आई बात समझ में। तो ये हमारा होता है ये सिस्टम, ये जो होता है इसको बोलते हैं हैलोजन लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स या फिर पॉजिटिव हैलोजन अलग से होता है। ठीक, आइए द पॉजिटिव एंड ऑफ द लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स और द पॉजिटिव हैलोजन इटसेल्फ अटैक्स द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरिनियम एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एंड होता है हमारा उस कॉम्प्लेक्स का वही अटैक करेगा बिकॉज दैट इज़ ओनली हैविंग द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, आई बात समझ में। अब ये हमारा अटैक होता है इसके ऊपर जुड़ जाता है तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाता है और यहाँ पे FeCl4 रिंग से बाहर चली जाती है। अब ये तो हमारा विलैंड इंटरमीडिएट बना। अभी
जस्ट फॉर सेइंग इट इज़ अ विलेन इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ से H+ आयन बाहर जाएगा तब जाके हमारा ये क्लोरोबेंजीन एज अ स्टेबल आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। ठीक, आइए उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है। फाइनल स्टेप इज़ द प्रोटॉन इज़ रिमूव फ्रॉम द एरिनियम बाय अ बेस गिविंग अ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, FeCl3 के साथ HCl बना दिया और हमारा FeCl3 एज ए लुईस एसिड जो हमारा सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ था अब वो हमारा बाहर निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन हमको मिल जाता है। ठीक, अ सिमिलर मैकेनिज्म ऑपरेट्स व्हेन हैलोजिनेशन इज कैरिड आउट with HOCl or HOBr in the presence of a strong acid. The active electrophile in this case is either H2OX or the positive halogen, मतलब हाइड्रेटेड हैलोजन या फिर पॉजिटिव हैलोजन। हाइड्रेटेड हैलोजन क्या होता है, H2O+X+, ये भी टूट के हमको अल्टीमेटली पॉजिटिव हैलोजन ही देता है। वहाँ पे हैलोजन के नाम पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे। आज हमारा हैलोजिनेशन तक का हो गया। HOBr HOCl के जो रिएक्शन होती है वो भी हमने देख लिया थोड़ा सा, कैसे कैसे वहाँ पे पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव हैलोजन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और आपका जो भी क्वेरी हो आप, मैं लिंक में टेलीग्राम ग्रुप दे दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो भी क्वेरी हो आप वहाँ पे क्वेश्चंस करिए। आपको इस नोट्स का PDF नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।